नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी मॉडल पेपर 14 नंबर पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, 30 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, जो आप सीटेट के चाहे फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या सीटेट के आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है, अब एक ही क्लास में सब कुछ। तो मॉडल पेपर है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्त चलेंगे, पहला प्रश्न स्क्रीन पर पढ़ें और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। कर निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ऐसा आपसे पूछ रहा है। विकास बहुआयामी और अगर बहुमुखी होता है, या अगर सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, अगर विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है, या विकास सुनिश्चित और पूर्व निर्धारित रीति से होता है। तो दोस्तों, यह आपका क्या राइट आंसर होगा, क्या इसमें से पहले नंबर के लिए क्या राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों, आप जानते हैं विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो विकास क्या है, मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी डायरेक्शनल भी है। तो आपका दोस्तों कहीं ना कहीं ए ऑप्शन तो सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। करा कि यहाँ पर सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, एकदम होता है, और यही चीजें गलत हैं। और जब यही गलत हो तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन में अगर विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया, एकदम सही है। विकास सुनिश्चित और पूर्व निर्धारित रीति से होता है, एकदम सही है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, जो एक जैसे बच्चे का शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था ही आएगा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही भी आएगा, वही कह रहा है। सुनिश्चित और पूर्व निर्धारित रीति से होता है। तो बच्चा पहले बूढ़ा नहीं हो जाएगा फिर जवान होगा, तो पहले जवान रहेगा तभी बूढ़ा होगा। एक तरीके से बात करें तो आपका डी ऑप्शन भी सही है, लेकिन गलत कौन सा था, बी ऑप्शन था। और जब गलत था तो वही हमको ढूंढना था। तो राइट आंसर दोस्त वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, कह कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण पारस्परिक क्रिया का, या केवल आर्थिक कारकों का। तो दोस्तों जानते हैं आपका सी ऑप्शन बनेगा। तो संज्ञानात्मक विकास किसका, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का, जो एक तरीके से दोनों का योगदान होता है। और इसीलिए दोस्त आपका क्या इसमें से राइट आंसर, आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है और यह बहुत सरल प्रश्न दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न थर्ड नंबर के लिए, कह रहे विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है तो क्या कहलाता है। संवेदनशील अवस्था कहलाता है, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, विकासात्मक विलंब कहलाता है, या संज्ञानात्मक स्थिरता कहलाता है। तो संज्ञानात्मक स्थिरता का कोई मतलब यहाँ है नहीं, संज्ञानात्मक स्थिरता का कोई मतलब नहीं। आपका बी डी ऑप्शन नहीं, विकासात्मक विलंब नहीं होगा। जब करा किसी कौशल को मतलब कारक तेजी से साथ, तो विकासात्मक देरी क्यों होगा। समीपस्थ जेडपीडी नहीं होगा, क्योंकि जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी जो आपका वाइगोस्की ने दिया था, आपका इसमें से होगा वह सेंसिटिव एक एज कहलाएगा, वह आपका संवेदनशील अवधि कहलाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे, ध्यानपूर्वक कर। बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नित्य रियलिटी शो पर क्या है, आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित हो रही। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए रियलिटी शो के मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं एक जज को नकल कर रहा, तो कहीं ना कहीं आप मीडिया का रोल एकदम है, आपका ए ऑप्शन बनेगा। शैक्षणिक संस्थान, तो विद्यालय का कोई यहाँ पर योगदान नहीं है। क्या विद्यालय ऐसा सिखाया, नहीं। आस-पास पड़ोस, कुछ नहीं। क्या धर्म से उसका समाजीकरण नहीं हुआ है, उसको मीडिया के द्वारा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने देखा है और इस प्रकार से वह क्या नकल करते हुए मेज पर चढ़ रहा है। तो राइट आंसर वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 5th नंबर के लिए, कारण जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को किस अवस्था पर वो संप्रत्यात्मक प्रस्तुत करने चाहिए जिनमें परिकल्पना आधारित क्या हो, निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती हो। सांवेदिक परिवेशी में, पेशी में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक या मूल संक्रियात्मक। तो दोस्त कहीं ना कहीं परिकल्पनात्मक आधार निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ते हो। तो आप जानते हो डी ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक, जिसका एज आपको पता है 11 से 15 वर्ष। तो जब तक बच्चे का वह एज नहीं आएगा तब तक वह बच्चा ऐसी परिकल्पना नहीं कर पाएगा। बिना परिकल्पना किए
क्या जब एज रहेगा तभी तो आप परिकल्पना कर पाएगा। इसलिए दोस्तों उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी अवस्था होनी चाहिए अमूर्त संक्रियात्मक। आपका डी ऑप्शन 5 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा कि सामूहिक एकालाप की एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? कह रहा कि जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, जेरोम ब्रूनर या अल्बर्ट बंडूरा। बताएंगे इसमें क्या राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? तो कह रहा कि यहां पर सामूहिक एकालाप मतलब जो एकालाप हो रहा है, सामूहिक हो रहा है। एकालाप मतलब अकेले वार्तालाप कर रहा है, अकेले वार्तालाप कर रहा है, मतलब किसी का योगदान नहीं है। यहाँ पर सामूहिक एकालाप है ना, यहाँ पर सामूहिक एकालाप का मतलब कहीं ना कहीं अकेले वह बच्चा बात कर रहा है, वह आपका होगा ए ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया था जब बच्चा खुद से क्या करे, खुद से अंतःक्रिया करता है, खुद से अंतःक्रिया करके सीखता है, तो फिर हो जाता है आपका जीन पियाजे। अगर बच्चा समाज से करेगा तो लेवाइगोस्की हो जाएंगे। समाज से जब करेगा, समाज से अंतःक्रिया करेगा, तो इसमें समाज से अंतःक्रिया की कोई बात नहीं है, खुद से कर रहा। देखिए यहाँ पर सामूहिक एकालाप कर रहा है। करा कि और पर जेरोम ब्रूनर संज्ञान विकास का सिद्धांत दिया था, जैसे जीन पियाजे ने दिया है, और इसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं पर चर्चा की थी। यह भी नहीं बनेगा और यह भी नहीं बनेगा। एल्बर्ट बंडूरा की बात करेंगे तो सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था, अधिगम सिद्धांत। तो ऐसा कुछ उनके द्वारा अनुकरण को महत्व दिया जाता है, नकल को महत्व दिया जाता है, यह सभी उनका नहीं बनेगा। ऑप्शन संख्या ए बनेगा। 6 का क्या, 6 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 के लिए कर एक वाइगोस्की कक्षा कक्ष में सहपाठियों को एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो क्या व्यस्तता है? करा पारस्परिक अध्यापन का, सहयोगी अधिगम का, या पाठ का, अंतर्वाक का। तो दोस्तों इसमें करा कि एक वाइगोस्की कक्षा कक्ष में, क्या एक वाइगोस्की है करा कि कक्षा कक्ष में सहपाठियों एक समूह किसी समान लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वह व्यस्त किसमें है? पारस्परिक अध्ययन से, या सहयोगिक अध्ययन में, या पाठ में, या वयस्क अंतर्वाक में। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? प्रश्न संख्या बात करेंगे। प्रश्न संख्या अगर बात की जाए 7 नंबर के लिए बताएंगे, प्रश्न संख्या 7 नंबर के लिए बताएंगे तो पारस्परिक अध्यापन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सहयोगिक अधिगम की बात होगी, क्योंकि एक समूह की बात हो रही है। एक समूह किसी समान लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, तो एक तरीके से हेल्प हो रहा है। वाइगोस्की ऐसा ही मानते थे, सहयोगात्मक अधिगम पर जोर देते थे। और राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। यहाँ पर पाठ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाठ का होता सहायता देना, तो सहायता दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पर परस्पर बातें हो रही हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। लेवाइगोस्की का आपके सामने प्रश्न है। लेवाइगोस्की का मानना था कि बच्चों को कार्य करते समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए। तो आप जानते हैं दोस्तों, मदद करने की वह बात करते हैं, कोई मदद नहीं देनी चाहिए, या तो नहीं बनेगा। समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करने चाहिए, एकदम आपका लेवाइगोस्की का बनेगा, बी ऑप्शन। बच्चों को बिना किसी वयस्क से पारस्परिकता से समस्याओं पर अपने काम करने देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, बिना किसी वयस्क का, बिना किसी, तो आप जानते हैं सहयोग के द्वारा वह मानते हैं, या भी नहीं बनेगा। अध्यापिका द्वारा बच्चों को उपयुक्त भौतिक पुरस्कार प्रदान करके, तो भौतिक पुरस्कार कौन मानता था? व्यवहारवादी मानते थे। तो लेवाइगोस्की एक संज्ञानवादी थे, यह सभी नहीं बनेगा। राइट आंसर 8 का वह बन जाएगा आपका 8 का दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर में। 9th नंबर की चर्चा करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आपका इसमें से 8 का बी ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 9th नंबर के लिए। कैलोल गिल्गन की बात कर रहा है। कैलोल गिल्गन की अगर हम चर्चा करें तो कैलोल गिल्गन की जब आप बात करेंगे दोस्तों, इनका सिद्धांत जो या आपके सामने है कैलोल गिल्गन वाला, या जो इनका सिद्धांत था वह लेवाइगोस्की, उनका जो आपके कोलबर्ग थे, लॉरेंस कोलबर्ग थे, जो नैतिक विकास का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था, उसका एक आलोचना उन्होंने की थी। और सबसे पहले यही आलोचना किया था उनके द्वारा कि भाई साहब जो कैलोल गिल्गन, जो आपने कोलबर्ग ने दिया सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, वह एक पुरुषवादी सिद्धांत, या आपके दोनों महिलाओं और पुरुषों पर लागू नहीं होते हैं। और सबसे पहले जो विरोध किया था वह कैलोल गिल्गन ने ही किया था। तो इसमें से क्या बनेगा राइट आंसर? ध्यानपूर्वक देखेंगे। करा कि का तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत पे नारीवादी नैतिकता को जो देखभाल और आचरण पर बल देती हैं, आचरण पर होगा,
पर बल देती हैं जिसकी अवहेलना की गई है। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार में से सहमत थे? नहीं दोस्तों, सहमत कहाँ थे, गलत होगा और राइट आंसर यही बनेगा। अभी चलिएगा नेक्स्ट, आलोचना करते हैं कि कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को संदर्भ नहीं लिया है, तो उनसे कोई मतलब था ही नहीं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का 2 स्तर और जोड़कर विस्तार किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो कोहलबर्ग की जो नैतिक सिद्धांत का 2 स्तर और जोड़कर विस्तार किया गया है, ऐसा कुछ नहीं। जो विरोध करते थे वह कहते थे जो महिलाएं हैं वह देखभाल के हिसाब से, वह आचरण के हिसाब से क्या बल देती हैं, और ऐसा कैलोल गिल्गन ने क्या करके कोहलबर्ग के जो सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, उसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि या भाई साहब इनका जो सिद्धांत है सिर्फ यूरोपीय कंट्री पर लागू होता है, पूरे विश्व पर लागू नहीं होता है। और इसीलिए दोस्तों 9th का जो बनेगा वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखें 10 नंबर के लिए। करा कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। बालकों के कक्षा से बाहर अनुभव अधिगम में असंगत हैं, या बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों 10 नंबर के लिए बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर करा कि बच्चों जो बालक हैं, बालक की बात करा स्वयं तर्क और अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं अपेक्षा करेंगे दोस्तों, या तो गलत बनेगा, भाई अपेक्षा तो करेंगे उनसे। करा कि जो बच्चा बाहर के अनुभव हैं वो असंगत होते हैं, तो ऐसा असंगत की बात नहीं होता, आप जानते हैं दोस्तों वह संगत होता है। करा निर्देश, तो निर्देश जब देंगे, अध्यापक निर्देश देगा तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, फिर बाल केंद्रित कहाँ आ जाएगा, राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया की केंद्रीय भूमिका निभाती है, सही है। जो उनके इंडिविजुअल जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वह अधिगम में, लर्निंग की प्रक्रिया में, प्रोसेस में वह किसका सेंटर्ड की एक क्या बात करते हैं, एक बात किया जाए एक सेंट्रल जो है रोल निभाते हैं, एक रोल निभाने की बात की जाती है। और 10 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आर सेंट्रल टू लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस मतलब कहीं ना कहीं उसकी अधिगम, व्यक्तिगत जो अधिगम है, अनुभव अधिगम की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और ऐसा आप जानते हैं दोस्तों, अनुभव बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और बाल केंद्रित शिक्षा में तो बहुत सारा है। तो आपका 10 का ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान, स्थानिक बुद्धि मैंने आपको बताया था, शारीरिक गतिकी बुद्धि मैंने बताया था, प्राकृतिक बुद्धि बताया था, लेकिन सृजनात्मक बुद्धि नहीं मानते हैं। और नहीं जो मानते हैं सृजनात्मक बुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं दिया गया था दोस्तों, इसलिए आपका डी ऑप्शन बनेगा। स्थानिक बुद्धि के बारे में मैंने बताया था, जिसको स्थान की जानकारी हो, जिससे मानचित्र, चित्रकार, ये सभी स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं। शारीरिक गतिकी में मैंने आपको बताया था, जिसमें अभिनेता अभिनेत्री हो गए, जिसको खिलाड़ी होते हैं। और प्राकृतिक बुद्धि जिसको अपने प्रकृति से लगाव हो, जैसे माली हो गए, वनस्पतियों से लगाव हो, जीव जंतुओं से लगाव हो। लेकिन सृजनात्मक बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया था, और इसीलिए 11 का जो बनेगा वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, 12 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। 12 नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्रम माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा। जेंडर आधारित आसन व्यवस्था को बढ़ावा देना, जेंडर अनुवृत्ति भूमिकाओं पर बल देना, या जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, या जेंडर प्रारूपों का प्रतिरूपण करना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। 12 नंबर के लिए राइट आंसर हो जाना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन को पहले देखिए, करा कि जेंडर आधारित आसन व्यवस्था को बढ़ावा देना। भाई साहब जेंडर व्यवस्था को आप बढ़ाएंगे, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। लड़के ऐसा करेंगे, लड़कियां वैसा करेंगे, तो जेंडर रूढ़िवादी को नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों। करा कदम मददगार करेगा, कहीं हेल्प करने की बात कर रहा है तो आप पीछे करने की बात कर रहे हो, ये तो बनेगा नहीं। करा कि यहाँ पर ध्यान दे, करा जेंडर अनुवृत्ति भूमिकाओं पर बल देना, तो जेंडर पक्षपात की बात कर रहा है कि बढ़ावा दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपका क्या बनेगा, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लचीलेपन को बढ़ावा देंगे। जो जेंडर भूमिकाएं हैं, उस जेंडर रूढ़िवादी बातें हैं, उसके लचीलेपन करने की कोशिश करेंगे। किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे, किसी को बढ़ावा नहीं देंगे, न लड़कों को न लड़कियों को, दोनों को समान देखेंगे। और राइट आंसर क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पर करा प्रतिरूपण करना चाहिए, प्रारूपों को प्रतिरूपण करना चाहिए, ऐसा भी दोस्तों नहीं बनेगा। राइट आंसर 12 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर के लिए,
कर एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं करनी चाहिए, का सम्मान करनी चाहिए, करा को अनदेखा करना चाहिए, का परिवर्जन करना चाहिए, या को खारिज कर देना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे तो क्या करना चाहिए, वह सम्मान करना चाहिए, वह अधिगम जो व्यक्तिगत है का सम्मान करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। और राइट आंसर आपका बनेगा 13 का जो बनेगा आपका रिस्पेक्टेड बनेगा, आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर के लिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। 14 नंबर के लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 से प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आपको समझना है। कि विद्यार्थियों के अधिगम आकलन हेतु प्रस्तावित जो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड है कौन सा सही नहीं है। मतलब आपको बताया था मैंने, रिपोर्ट कार्ड जो बच्चा क्लास में एडमिशन होगा, बच्चा पढ़ेगा, तो जो हम रिपोर्ट कार्ड उसके माता पिता को देंगे वह 360 डिग्री जो होगा वह बच्चे के भावात्मक, बच्चे के जो मनोगत्यात्मक, बच्चे के जो एक तरीके से बात करें बच्चे का जो संज्ञानात्मक की बात की जाए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्ष को आकलन करते हुए होना चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से गलत होगा। अच्छा, गलत हम ढूंढना है। कह रहे रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। क्या जो रिपोर्ट में होगा स्वयं का, खुद का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, या रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 नंबर अच्छा प्रश्न है, इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर होगा। देखिए रिपोर्ट में स्वयं और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, एकदम सही है। स्वयं का मतलब कहीं टीचर का नहीं, उसके बच्चे को। तो कह रहा है रिपोर्ट में स्वयं और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, तो सही है। या भी पार्ट आपका ए ऑप्शन सही है। बी में आपको मैंने बताया संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, देखिए आप देख पा रहे होंगे तीनों पक्ष तो हो रहा है इसमें, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी पॉजिटिव, हमको ढूंढना है निगेटिव। कारण रिपोर्ट जो होगा घर और विद्यालय के मध्य क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, यह भी सही है। लेकिन कह रहा है केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगा और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं दोस्तों, सब करना है। तो यही आपका गलत है। तो जब गलत है तो वही हमारा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 15 नंबर के लिए ध्यानपूर्वक देखिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है। कह रहा कि कौन सा इसमें से प्रभावी तरीका बनेगा। कह रहा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना। तो दोस्तों प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उसके जवाबों का विश्लेषण करना एकदम आपका राइट आंसर बनेगा। और यही कह रहा प्रभावी तरीका क्या होगा, तो प्रभावी तरीका आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा। बी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी द्वारा पुनरावृत्ति की परिशुद्धता का प्रत्यास्मरण की बात है, रट्टा मारने की बात हो रही है, तो रट्टा वाला अपने आप से गलत होगा। या देखना कि शिक्षक द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष निर्देश को बच्चे कितने ध्यान से सुनते हैं, तो निर्देश पालन नहीं करना क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, इसका कोई मतलब नहीं है। या अगर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में नकल किए गए परिच्छेद की त्रुटियों का विश्लेषण करना, तो नकल करना अपने आप से क्या होगा, नकल गलत होगा। दोस्तों समालोचनात्मक चिंतन को कहां बढ़ाएगा, नकल करना, ये सभी आपसे समालोचनात्मक चिंतन के बच्चों को नहीं बढ़ाएंगे। और इसीलिए दोस्त आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या 15 का क्या, वह ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे में एक समालोचनात्मक चिंतन, एक क्यूरियोसिटी जगेगी और बच्चा कुछ यूनिक करेगा। और कहीं ना कहीं जवाबों का विश्लेषण करना, जो एनालिसिस जब किया जाएगा तो कुछ नया सीखकर बच्चा सीखेगा और अच्छा बेहतरीन सीखेगा। दोस्तों 15 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। 16 नंबर को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। 16 नंबर पर हम चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 16। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। का अगम मूलभूत संरचनाएं, का अवसरों की असमानता, का सहभागिता में अवरोध या गैर भेदभाव। तो कह रहा कि समावेशन में क्या जरूरी है। तो दोस्तों आप जानते हैं अगम मूलभूत संरचनाएं जरूरी नहीं है। अवसरों की असमानता, तो समान अवसर देना चाहिए, समय असमानता नहीं होगा। करा कि अवरोध, सहभागिता में अवरोध गलत होगा। तो गैर भेदभाव, तो हम भेदभाव नहीं करेंगे तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वह आपका 16 का डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। 16 का डी ऑप्शन।
तो क्या होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बनेगा आपका। तो आपका 16 का जो बनेगा डी ऑप्शन आपका गैर भेदभाव आपका राइट आंसर बनेगा। अन्य के एक तरह रिजिड की बात होती है, एक बात की जाती है, बात किया जाए कठोरता की बात होती है, तो कठोर भरी मूलभूत संरचनाओं पर जोर नहीं देने की बात करेगा। तो दिव्यांग विद्यार्थियों की बात हो रही समावेशन के लिए, उनको गैर भेदभाव, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको क्या, उनको भेदभाव नहीं करना, मतलब भेदभाव अगर करेंगे तो कहीं ना समावेशी शिक्षा का हनन होगा, और इसीलिए 16 का डी ऑप्शन बनेगा। 17 नंबर का पठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों के दर्पण, छवि, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसका अभिलक्षण है। तो दोस्तों कल अवधान न्यूनता सक्रियता, तो ध्यान न्यूनता सक्रियता कब होता है, जब बच्चा जो चीजें आप बताते हो भूल जाता है, मतलब एक दिन उसका कुछ देर तक दिमाग एक चीज पर स्थिर नहीं हो पाता है, एकदम भटकाव होता है। गूढ़ वैकल्प तब होगा जब बच्चा गणना संबंधी दिक्कत होगा, गणना संबंधी भी नहीं बनेगा क्योंकि या भी नहीं और या भी नहीं। अच्छा, स्वलीनता वाला बच्चा इसमें तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत है, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया बनेगा, और डिसलेक्सिया आपका सी ऑप्शन वाचन संबंधी आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। गतिशीलता दिव्यांगता, गतिशीलता दिव्यांगता, दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है, किस क्षेत्र में जो है चुनौती पैदा करती है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। समस्या समाधान कौशल सीखना और उनका प्रयोग करना, मौखिक संप्रेषण समझना, या वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधी विशिष्ट क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करना, या एकाग्रता आधारित खेलों में भाग लेना। तो दोस्तों करा कि किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती हैं, जो गतिशीलता दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करेंगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सी में चुनौती पैदा करेंगे एकदम बताएंगे। क्या इसमें दिक्कत बच्चे में गतिशीलता दिव्यांगता अगर हुआ, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है, इसमें से क्या राइट आंसर दोस्त बनेगा। प्रश्न संख्या 18 नंबर, अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। यहां पर देख रहे हैं कला की समस्या समाधान कौशल सीखना, उनका प्रयोग करना। तो समस्या समाधान कौशल का प्रयोग कहीं ना कहीं आप मुंह से करते हो, कहीं ना कहीं यहां पर क्या गतिशीलता की बात कर रहा है, मतलब चलने में दिक्कत हो रहा है। करेक्ट, मौखिक संप्रेषण तब करते हो जब बातचीत करोगे तो मुंह से करोगे, कहीं चलने से कोई मतलब नहीं है। तो इसका कोई मतलब, वस्तुओं के स्थानांतरण, जब आप वस्तु का ट्रांसफर करते हो और क्रियाकलाप में दिक्कतें होती है, विशिष्ट क्रियाकलापों और क्रियान्वयन को करने में दिक्कत होंगी। ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। क्या बनेगा, सी एक्टिविटीज, आपको गतिशीलता में दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं आप जो उठना बैठना हुआ उसमें दिक्कत होगी। गतिशीलता दिव्यांगता की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या होगा क्रियाकलापों में दिक्कत है, और राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे क्या राइट आंसर बनेगा। ओ विद्यार्थियों जिन्हें लेखन वैकल्य है, मतलब लेखन वैकल्य है इसका मतलब बच्चे को डिस्ग्राफिया है, बच्चों क्या है डिस्ग्राफिया, लेखन वैकल्य है, डिस्ग्राफिया है। उनकी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। किसी दत्त कार्य को पूरा करने के आवश्यक लेखन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दत्त कार्य को लेखन की मात्रा बढ़ा दे, क्या लेखन की अनियमितताओं के लिए विद्यार्थियों को आलोचना करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को सीमित समय में लेखन पूरा करने के लिए कहना चाहिए, या आकलन के मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। तो दोस्तों वे विद्यार्थी जिन्हें लेखन वैकल्य मतलब लिखने में दिक्कत है, उनकी जरूरत पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना। बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए, बेहतर क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न आपके 19 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा बनेगा। तो कह रहा है दोस्तों किसी दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक लेखन की मात्रा बढ़ाए। भाई साहब जब उसके डिस्ग्राफिया है, जब लेखन में दिक्कत है, तो फिर और बढ़ा देंगे तो और भी प्रॉब्लम में आ जाएगा कि और उसको सलता मिलेगी, कुछ नहीं। तो या तो आपका नहीं बनेगा। करा कि लेखन की अनियमितताओं के लिए विद्यार्थी की आलोचना करनी चाहिए, मतलब बच्चा अगर लिख नहीं पा रहा है नियमित तरीके से तो भाई आलोचना करना शुरू कर दो, हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे वह समय के साथ दूर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं बनेगा। मतलब विद्यार्थियों को सीमित समय में लेखन कार्य पूरा करने के लिए करना चाहिए। भाई साहब जब वो लिख ही नहीं पा रहा है, धीरे धीरे बेचारा लिख रहा है, तो लिमिट में देंगे टाइम, तो जब सभी बच्चे के सामान उसको भी देंगे तो वह कैसे पूरा कर सकता है, एकदम नहीं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते तो बात बन जाती। यहाँ पर लेखन सामग्री कार्य पूरा करने के लिए कहना चाहिए सीमित समय में, तो यह भी गलत बनेगा। और यहाँ पर आकलन के मौखिक तरीके, तो आप क्या करो, बच्चा लिख नहीं पा रहा तो मौखिक तरीकों को अपना लो, और राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19 का
डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 20 नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपका राइट बनेगा। प्रतिभाशाली संबंधित है, करा प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को कैसे क्या कार्य देना चाहिए। करा कि सिर्फ अध्यापक के स्वीकृति गतिविधियों को करने के अवसर मिलने चाहिए, या सिर्फ तथ्यों के प्रत्यस्पर्श पर आधारित प्रदत्त कार्य देने चाहिए, या चुनौतीपूर्ण अधिगम प्रवेश मिलना चाहिए, या सभी कार्यों के लिए गहन और सतत निरीक्षण करना चाहिए। दोस्तों प्रतिभाशाली और विद्यार्थियों जो मेधावी बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, उनको लिए चुनौतीपूर्ण अधिगम की बात करेंगे। कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण जो अधिगम इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, और राइट आंसर क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन बनेगा। चुनौतीपूर्ण अधिगम प्रवेश मिलाने की कोशिश करेंगे। जब तक उनके लिए चुनौती नहीं होगी ना तो बच्चे सीख नहीं सकते, क्योंकि उनको चुनौती जरूरी है और चुनौती चाहते हैं मेधावी बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे। तो यहाँ पर करा ए ऑप्शन में करा सिर्फ अध्यापक की स्वीकृति। भाई साहब अध्यापक जो कहेगा उतना करेगा, प्रतिभाशाली ऐसा नहीं करता, अवसर मिलने चाहिए, गलत है। करा कि सिर्फ तथ्यों के प्रत्यस्मरण, रट्टा वाला चीजें दे, एकदम रट्टा वाला तो ऐसे किसी को नहीं देना है, एकदम चुनौती वाला तो सही होगा। सभी कार्यों के लिए गहन और सतत निरीक्षण करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो राइट आंसर है उसको चुनौतीपूर्ण अधिगम प्रवेश मिलना चाहिए, एकदम जो करेक्ट ऑप्शन दोस्त बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बने, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण अधिगम की बात करता है। करेक्ट ऑप्शन 20 का सी ऑप्शन बनेगा, 20 का सी ऑप्शन। चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 21 नंबर की हम चर्चा कर लेते हैं। करा विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक, तो करा कि कॉन्सेप्चुअल अधिगम की बात कर रहा है। इसमें क्या बनेगा, अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं करा कि इसमें से आपको निगेटिव ढूंढने की बात कर रहा है। कौन सा तरीका टालना चाहिए, करा विद्यार्थियों को किसी समस्या को हल करने के लिए विविध तरीके पूछना, या विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना, या करा कि उप संप्रत्यों के संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना, या करा प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना। तो दोस्तों किसका प्रयोग टालना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक पॉइंट क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया, एक पॉइंट गलत लिखा गया है। वही हमें क्या करना है, गलत पॉइंट ढूंढना है, वही हमको गलत पॉइंट क्या करना है, ढूंढना है। एक पॉइंट इसमें से गलत, उसी गलत पॉइंट को हमें क्या करना है, ढूंढ लेना है। तो कहीं ना कहीं संप्रत्यात्मक अधिगम की बात कर, कॉन्सेप्चुअल अधिगम की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग की बात हो रही है। तो दोस्तों अगर विविध तरीके, तो या तो पॉजिटिव में आता है विविध तरीके पूछना, तो समस्या हल करने के लिए विविध तरीके पूछने के लिए बच्चे की कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग तो बढ़ेगा, उसमें घटाव थोड़ी ना होगा, उसको टाल लेंगे थोड़ी ना, एकदम सही है आपका ये ऑप्शन बनेगा। करेक्ट, जटिल से सरल, तो आप जानते हैं उल्टा लिखा गया है, जटिल पहले पढ़ाएंगे फिर सरल की तरफ ले जाएंगे, उल्टा लिखा गया है, और यही उल्टा लिखा गया, इसी वजह से यही सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि सरल से जटिल होता है ना कि जटिल से सरल होता है। यहाँ पर सही है, उपसंप्रत्य में संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह भी सही है, और डी भी सही, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना चाहिए। तो एक तरीके से जो प्रोसीडियर जो नॉलेज है उस पर बल जरूर देंगे। तो दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा, क्योंकि गलत है ऑप्शन बी, और जब गलत है ऑप्शन संख्या बी तो वही हमारा राइट आंसर बनेगा। 21 का बी ऑप्शन है, 21 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए देखें, करा कि निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा। अधिसंज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देने में मददगार होगा। दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए। करा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध घटक क्या हैं, या करा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर ये करा कि मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है। तो करा अधिसंज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देने में मदद। अधिसंज्ञानात्मक कौशल में क्या होता है ना कहीं तार्किक चिंतन, कहीं ना कहीं संज्ञान को बढ़ाने में, आपकी जो कल्पना करने की पावर, ये सभी बढ़ाने की बात होती है। तो आप इसमें बताइए किसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूज हो रहा है दिमाग का। तो दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए, या बनेगा या क्या बनने वाला है। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न 22 नंबर के लिए बताएंगे आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। 22 नंबर के लिए दोस्त इसमें से क्या बनेगा। करें एक पारिस्थितिक तंत्र के विविध घटक क्या है। तो विविध घटक आप एक स्टेज में बता दोगे, इसमें बहुत कुछ बढ़ने वाला नहीं है। एक अलग अलग घटक बता दोगे, एक स्टेज टू एक स्टेज बता कर काम खत्म कर दोगे।
तो कह रहे पानी का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ऐसा बताए, काम खत्म। इसमें कुछ बढ़ा बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं बढ़ा। कह रहा एक मानचित्र और ग्लोब में अंतर है। मानचित्र और ग्लोब में अगर आप अंतर बता दिए तो मानचित्र में कैसा होता है, ग्लोब होता है तो आप देखते हैं कि एक लगा होता पूरा एकदम पृथ्वी की तरह बना होता कि कैसे कैसे पूरा पृथ्वी घूम रही है। तो इस तरीके से ग्लोब वह प्रदर्शन करता है। मानचित्र एक चार्ट होता है उसमें पूरा छपा होता है। तो एक तो सीधा ऐसे अंतर बता दिए, काम खत्म हो गया। लेकिन अब ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, ए ऑप्शन में ज्यादा दिमाग लग रहा है। कैसे, दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान बनाए, मतलब आपके सामने जो सवाल आए उसको आप सुलझाने के लिए, उसको बताने के लिए आप क्या तरीका अपनाए, कैसे आपने आपके सामने, कैसे आपको डिफिकल्ट आपको लगा, क्या कठिनाई आई होंगी, कैसे आपने उसका सॉल्यूशन किया, उसका एक तरीके से समस्या से निपटने के लिए आपने क्या प्रक्रिया जुटाई, उसकी बात करेगा। और राइट आंसर क्या बनेगा, 22 का ए ऑप्शन। 22 का क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 का देखते हैं। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने में निम्न में से कौन सा सहायक है, निम्न में से कौन सा सहायक होगा। खोज, अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण। विद्यार्थियों में याद करने के कौशल, अगम्य केंद्रीकरण या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की आवृत्ति पैदा करना। ऐसे शिक्षा शास्त्र अपनाना जो बृहद रूप से अध्यापक केंद्रित हो। तो अर्थपूर्ण अधिगम में, मीनिंगफुल लर्निंग में मैंने आपको बताया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा बात बताया था, भाई साहब खोज करके सीखो, एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं ए बी ऑप्शन तो आपका गलत होगा। कैसे, पहले हम बी ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ करा याद करने, तो याद करना अपने आप से क्या है, एनसीएफ विरोध करता है, गलत हो जाएगा। आगम अनम कठोर केंद्रीकरण की बात कर रहा है। प्रतिस्पर्धा, यहाँ कंपटीशन लिखा गया है, अपने आप से गलत कंपटीशन शब्द। और यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन को हटाना है। ऐसे शिक्षा शास्त्र अपना जो बृहद रूप से अध्यापक केंद्रित, तो अध्यापक केंद्रित चल रहा है, बाल केंद्रित, बालक को पढ़ना है कि अध्यापक को पढ़ना है, ये चीजें गलत होगी। और यहाँ पर देखिए खोज, अधिगम और कहीं ना कहीं ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण, और यही आपका सेंटेंस पूरी तरीके से राइट होगा। तो खोजी क्या होनी चाहिए, खोज हुआ, खोज कर एक तरीके से आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वह डिस्कवरी लर्निंग पर जोर देना चाहिए, एक तरीके से खोज पर आ जाए, इन्वेस्टिगेशन लर्निंग होनी चाहिए, और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण होना चाहिए, एक एनर्जेटिक जो है इन्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब जब प्रेरक वातावरण होगा तो फिर आप बेहतर कर पाओगे दोस्तों, और खोज अच्छे से कर पाओगे, वैसा माहौल होना चाहिए। और राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। 23 का क्या बनेगा, तब जाकर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 24 नंबर के साथ ही हम बात करते हैं 24 नंबर पर, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 24 नंबर के लिए एक प्रभावी अधिगम, एक प्रभावी अध्यापक क्या कर सकता है, एक प्रभावी अध्यापक क्या कर सकता है, इसके लिए दोस्त बताएंगे। एक प्रभावी अध्यापक की बात कर रहा है, करा कि विभेदित जो है अनुदेशन और मानकीकृत आकलन पर बल देना, करा अपने विद्यार्थी में भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान रखना, या करा गलत उत्तरों के लिए विद्यार्थी को दंडित करना, या ज्ञान के ज्यों के त्यों पुनरुत्पादन के लिए बल देना। तो दोस्तों एक प्रभावी, एक इफेक्टिव टीचर क्या काम कर सकता है, एक इफेक्टिव टीचर क्या काम कर सकता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। बेहतरीन प्रश्न, और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। इसके लिए दोस्त एक बार आप सभी कमेंट करेंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। अगर आप विभेदित अनुदेशन और मानकीकृत आकलन पर बल देना, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्डाइज्ड जो असेसमेंट की बात, भाई साहब अपने आप से गलत है। मानकीकृत आकलन मैंने हमेशा से बताया है यह निगेटिव पॉइंट है, यह निगेटिव पॉइंट है और आपका गलत सीधा। करा कि आप अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखें, उनके जो इमोशनल जो नीड्स हैं, जो उनकी भावनात्मक आवश्यकता है, उसको हम ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो एक प्रभावी टीचर कहलाएंगे, एक इफेक्टिव टीचर कहलाएंगे। क्योंकि इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी टीचर का यही रोल है कि बच्चे की भावनाओं को समझे, बच्चा क्या वास्तविक रूप से जानने की कोशिश करना चाहता है, बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बच्चे की बातों को हम समझ पाए, वही समझ सकता है जो भावनाओं को अच्छी तरीके से समझता होगा। और राइट आंसर बनेगा बी। गलत उत्तरों के लिए विद्यार्थियों को दंडित करना, विद्यार्थियों को गलत उत्तर अगर बता दिया तो पीटेंगे, तो अच्छा एक इफेक्टिव टीचर कहलाएंगे, एकदम कभी नहीं हो सकते, बच्चा आपसे डरेगा। ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन की बात करें, तो ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन कोई नहीं कर सकता, चाहे हम हैं चाहे आप हैं।
आप भी अगर हमको कुछ बताएंगे तो एक बार तो आपकी बातों को हम सुनेंगे, लेकिन वैसा हूबहू नहीं बता सकते, अपनी भाषा में बताएंगे। या हम आपसे कुछ चीज़ें बता रहे होंगे तो आप अपनी भाषा में उस चीज़ को बताएंगे। सब कभी भी आप उस जो मेरा एक शब्द जो हम यूज करें शब्द वह यूज नहीं कर सकते। अगर यूज भी कर दिए तो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि समालोचनात्मक आपका दिमाग उस पर वर्क नहीं कर रहा। फिर आप अपनी भाषा में एक अपना सरलतम भाषा यूज नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपका 24 का जो बनेगा वह ऑप्शन संख्या बी बनेगा। ऑप्शन संख्या बी बनेगा, क्योंकि भावनाओं को जानना जरूरी है टीचर के रूप में, एक प्रभावी टीचर होने के नाते। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर के लिए करा कि एक माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है। करा विद्यार्थियों को समस्या समाधान के बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। करा किसी भी समस्या समाधान के लिए किसी एक ही विविध को प्रोत्साहित करना। करा किसी भी समस्या के समाधान के लिए चरण दर चरण निर्देश देना, या सामूहिक कार्य और सहपाठियों के सहयोग को हतोत्साहित करना। तो करा वांछनीय तरीका कौन सा हो सकता है, वांछनीय तरीका कौन सा हो सकता है। बेहतरीन प्रश्न संख्या 25 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए। कारण माध्यमिक स्तर की बात हो रही है और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा हो सकता है दोस्तों। वह वांछनीय तरीका क्या होगा? समस्या समाधान के लिए क्या करेंगे? बहुविध तरीकों का, मतलब कई जैसे बच्चा समस्या में अगर फंसता है, कोई भी समस्या में फंसता है, उसका समाधान करने के लिए बच्चों को कई तरीके का इस्तेमाल करें। बताएंगे भाई साहब, अगर देखो बेटा, अगर इस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा सॉल्व करो। तो कहीं ना कहीं कई तरीके से अगर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा और यही तरीका आपका सही होगा। ए ऑप्शन वांछनीय तरीका कौन सा है? ऑप्शन संख्या ए होगा। यहां पर लिखा है एक ही विविध कह कि एक कोई भी समस्या समाधान, कोई भी आपके सामने समस्या आया, सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे? नहीं। क्यों? अगर एक ही तरीका करेंगे तो बच्चे समस्या अलग अलग होती है भाई, हर समस्या के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा समस्या को हल करने के लिए। एक तरीका समस्या अलग हो और तरीका एक हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों बी ऑप्शन तो नहीं बनेगा। और सी में करा चरण दर चरण निर्देश देना, तो निर्देश अपने आप में क्या है? गलत होगा, निर्देश देना ही नहीं है। और यहाँ का सामूहिक कार्य को हतोत्साहित करना, तो भाई साहब प्रोत्साहित करना चाहिए ना कि हतोत्साहित, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। 25 का वाह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 26 नंबर के लिए। कह किस प्रकार का उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देगी। मतलब कौन सा किस प्रकार का जो होना चाहिए वांछनीय, जो बात करें उन्मुखी लक्ष्य, जो लंबे टाइम तक आपको आंतरिक रूप से क्या करे? मोटिवेट रखे, इंटरनल मोटिवेशन की भागीदारी हो। तो क्या प्रदर्शन, जब आप प्रदर्शन करोगे तो कुछ कम टाइम के लिए होगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप नहीं कर पाओगे। भाई साहब अगर प्रदर्शन करें तो प्रदर्शन करके बाद जैसे प्रदर्शन हटा तो हो सकते हो जल्दी से आप फिर से हारे तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ऐसा तो आपका नहीं होगा। तो कह रहे प्रदर्शन आपका गलत बनेगा। प्रतियोगिता अपने आप से गलत है, क्योंकि कंपटीशन करेंगे तो कुछ से होने वाला नहीं। अधिगम अगर आप करते हैं ना तो आप लंबे टाइम तक क्या रहेंगे? मोटिवेट रहेंगे। परिहार अगर आपका क्या हो, परिहासी मजाक उड़ा गया तो आप चीज़ें गलत कर जाओगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लर्निंग क्या होगा? लंबे टाइम तक आपको मोटिवेट रख सकता है। 26 का हुआ बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27 नंबर के लिए कह रहा भ्रांतियों के बारे में बात कर रहे हैं। भ्रांतियां क्या है? भ्रांतियों का होना क्या जरूरी है? भाई साहब भ्रांतियां का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो भ्रांतियां जरूर उत्पन्न होंगी। अगर आप पढ़ते हैं तो भ्रांतियां जरूर होंगी, क्योंकि भ्रांतियां आनी स्वाभाविक क्रिया है। भ्रांतियां आएंगी, जब हम समझाएंगे तो कुछ ऐसा है पॉइंट आ ही जाएगा जब आपके दिमाग में ये चीजें कन्फ्यूज उत्पन्न करेगा कि सर जी अगर ऐसा हो ना हो तो ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं भ्रांतियां होना स्वाभाविक है। भ्रांतियां दूर करनी चाहिए। और उससे प्रश्न है अगर विद्यार्थियों में पैदा होना असामान्य है। भाई साहब सामान्य बात है, भ्रांतियां होना एक असामान्य बात नहीं है, एक सामान्य बात है। और यह प्रश्न गलत है, ऑप्शन गलत है। अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है, ठीक है। कह पूरी तरीके से अतार्किक और निराधार है, तो दोस्तों अतार्किक और निराधार आपका नहीं होगा। कह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए बाधक है, तो दोस्तों बाधक का काम नहीं है, साधक का काम है। यहाँ पर बाधक लिखा गया है, यहाँ साधक का काम है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन भी कटेगा और आपका राइट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक कारक है, नॉर्मल पार्ट है। जब लर्निंग की प्रोसेस हो रही हो तो एक स्वाभाविक क्रिया है, एक प्राकृतिक क्रिया है कि आएगी ही आएगी, भ्रांतियां उत्पन्न होती है और भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। भ्रांतियों को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे।
प्रश्न संख्या आपके सामने है दोस्त, वह है 28 नंबर। ध्यान देंगे क्या इसमें से राइट होगा। कथन को ध्यानपूर्वक देखें। कर विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो एकदम भाई साहब देना चाहिए। कहा कि भाई साहब क्या बात, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अभी ऑप्शन पे हम चले जाएंगे, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली जो विभिन्न घटनाएं हैं उनके कारण का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। सही है, जो आसपास घटनाएं घट रही हैं, जो चीज़ें घट रही हैं, उसको बच्चे को जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रही है। भाई अगर जो घटनाएं, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है तो क्यों बारिश हो रही है, अच्छा बारिश होने का क्या कारण है, फिर कैसे बारिश हो गई, आज बारिश हुई फिर कुछ देर बाद क्यों बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल होता है कि नहीं, गर्मी पड़ रही है फिर एक बारिश, मौसम क्यों चेंज हो रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में हो सकता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आसपास इन्वायरमेंट, जैसे कभी ठंड कभी गर्म मौसम हो जाता है, तो आप कभी ना कभी आप सोचते होंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको ऐसा पूछने के लिए, अंदाजा के लिए इसको बढ़ावा देना चाहिए कि ऐसी घटना क्यों हो रही है। अच्छा, तर्क में अगर कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटनाओं का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारण व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है, तो दोस्तों एकदम सही है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, या जो बात हो रही है तर्क में, जो बातें हो रही है और कथन में, तो कथन पूरी तरीके से क्या है, एकदम सही है। और अगर तर्क की बात कर लेंगे तो तर्क भी एकदम सही है। क्यों कह रहे हैं, बच्चे के जो आसपास की जो घटना का कारण खोजना चाहते हैं, सही है, हर बच्चा खोजना चाहता है और होना भी चाहिए। कारण अगर खोज रहा तो होना भी चाहिए। और कहा कि उन्हें लघु सिद्धांतों की निर्माण में ले जाती हैं। और जो कथन है और तर्क है दोनों एकदम सही है। और जो तर्क है वह कथन को पूरा संतुष्ट भी कर रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बनेगा। तो दोस्तों कर ए और आर दोनों सही हैं। और आर क्या करता है, ए की व्याख्या करता है। कर ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, तो दोस्तों तो व्याख्या तो कर रहा है, गलत बनेगा। कह ए सही है लेकिन आर गलत है, तो दोस्तों दोनों सही हैं, या भी गलत। कह ए और आर दोनों गलत, तो या भी अपने आप में गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर को देखेंगे। फिर आप सभी के सामने कथन का प्रश्न है। करेक्ट, कथन में लिखा है अध्यापिका को नए संप्रत्यय, अध्यापिका को नए संप्रत्ययों को बच्चों के पूर्व अनुभव को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि जो नए संप्रत्यय हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं, शिक्षक को अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसके जो पूर्व अनुभव है उससे जोड़ देना चाहिए। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं ऐसा करता भी हूँ। आपको कोई नई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो एक बार पहले पढ़ाया हूँ, जो पुरानी जानकारी आपके पास मैंने दिया हूँ उससे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। वही बात कर रहा है, अध्यापिका को नए संप्रत्ययों को बच्चों के पूर्व अनुभव से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। एकदम सही, कथन पूरी तरीके से सही है। तर्क में कह रहा कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। सही है, निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। तो ऐसा आप जानते हैं, विद्यालय तक ही सीमित नहीं है। आप कह सकते हो अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है। मतलब आप घर में भी सीख सकते हो, बाहर भी सीखते हो, समाज से द्वारा सीखते हो, सबसे सीखते हो। तो एक निरंतर प्रक्रिया मानी जाती है। और तर्क में अगर बात की जाए ना, तर्क भी पूरी तरीके से सही है और तर्क कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्त, तो कह रहा ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या करता एक ही, एकदम ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या नहीं करता एक ही, या तो गलत है। नहीं की बात करें, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो दोनों सही हैं दोस्तों, और यह भी अपने आप में गलत होगा। डी ऑप्शन करें ए और आर दोनों गलत हैं। तो कहीं ना कहीं आपका 29 नंबर की अगर हम चर्चा करें तो 29 का क्या बनेगा, 29 का आपका ए ऑप्शन बनेगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 29 का क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। बेहतरीन प्रश्न, आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें सीख पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने ध्यानपूर्वक देखिए और बताने का प्रयास करेंगे। कहा कि किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है। अनुरूपक कहलाता है, कलनविधि कहलाता है, संप्रत्यय चिंतन कहलाता है, या शाब्दिक अभिवृत्ति कहलाता है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक देखें। कह दिए गए विषय पर ज्ञान, नॉलेज और कह संबंधों को व्यवस्थित, ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने में का चित्रात्मक उपकरण की बात कहलाता है। चित्रात्मक उपकरण की बात क्या कह रहा है, चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। क्या अनुरूपण होगा? भाई अनुरूपण एलोलॉगी नहीं होगा।
कलन विधि कहता है भाई स्टेप टू स्टेप चलते हैं, गलत होगा। तो कहीं ना चित्रात्मक उपकरण की बात हो रही है, तो चित्रात्मक उपकरण तभी होगा जब भाई साहब कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। भाई चित्रात्मक कब कर सकते हो आप? जब व्यवस्थित और प्रस्तुत तभी हो सकता है ज्ञान, जब चित्रात्मक उपकरण अगर बना रहे हो, कहीं चित्रात्मक तरीके से क्या कर रहे हो, सेट करने की कोशिश कर रहे हो। जब तक प्रत्यक्ष चित्रण नहीं होगा, कॉन्सेप्ट का एक मैप नहीं बनेगा, तब तक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैप्स की बन जाएगा आपका सी ऑप्शन। डी में करा शाब्दिक अभिवृत्ति, तो शब्दों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, देखिए चित्रात्मक उपकरण की बात हो रही है, तो चित्रात्मक शब्दों में नहीं हो सकता। तो आपका शब्दों की अगर बात करता तो यहाँ पर नहीं ऐसा लिखता। देखिए दिए गए विषय का ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है? चित्रात्मक दिए गए विषय, जैसे आप देखते हैं, देखिए कहीं ना कहीं आप कभी कभी भारत के बारे में बताते होंगे कि भाई उत्तर का भारत और पश्चिम का भारत और पूर्व का जो आपका भारत, आप देखें चारों दिशा में आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में। जब आप देखेंगे ऊपर जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो आप देखते हो बताया जाता है कि भाई साहब कौन से स्टेट आपके उत्तर में है, कौन से दक्षिण में है, कौन से पूर्व में है, कौन से पश्चिम है। तो मैप आप बनाते हो, कहीं ना कहीं ज्ञान को दे रहे हो। और चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाएगा? जब तक हम मैप कॉन्सेप्ट मैप नहीं बनाएंगे तब तक कैसे हो सकता है? तो दोस्त आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करें तो दोस्तों आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस तरीके से आप सभी के पेपर में, या जो मॉडल पेपर आपके सामने था, या मॉडल पेपर जूनियर के पेपर स्टैंडर्ड के पेपर पर रखा गया था, और जूनियर के पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना। दोस्तों जितने मॉडल पेपर आपको मेरे द्वारा दिए गए, लगभग 14 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। 14 मॉडल पेपर को अगर एक बार आप सभी अच्छे से रिकॉल कर लें, समझ लें, देख लें, तो आपके पेपर में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको लगेगा कि कुछ नया आया है, कुछ भी नहीं। और कॉन्सेप्ट को सीख कर जाएं दोस्त, जब कॉन्सेप्ट को सीख के जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। बस आपके दिमाग, आपके कॉन्सेप्ट समझने का तरीका क्या है उस पर निर्भर करेगा दोस्तों। तो इस पर देखिए, आप जानते हैं सीटेट का कुछ रटा रटाई चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ के जाना होता है। तो अगली क्लास में दोस्त हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।